में हम लोग बात किए हैं चार्ज के बारे में। दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसका प्रॉपर्टी देखे हैं हम लोग। करंट के बारे में बात किए हैं, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। करंट का ऐसा यूनिट बात किए हैं। करंट का मेजरमेंट किससे करते हैं, अमाउंट किससे मेजर करते हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर, एमीटर, इसके बारे में बात की है। दोनों सीरीज में कैसे जोड़ता है, मतलब दोनों कैसे सर्किट में जोड़ता है ये भी बताया। सर्किट क्या होता है ये भी बताया। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर क्या होता है ये भी बताया। रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी बताइए। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है ये भी बताया। आज की इस क्लास में हमको बात करना, अच्छा ओम के लॉ को भी बताया है, याद रखोगे। आज की इस क्लास में हमको बात करना है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। देन हम लोग आगे कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके बात करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक अपने पास में है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इसी के ही जैसा एक टॉपिक तुम्हारे पास में आ जाएगा, डेट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों में देखो, दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। एक लाइन में समझो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है। अंतर क्या है, अंतर ये थोड़े बड़े के लिए है, ये थोड़े छोटे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे पोटेंशियल क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं थोड़ी देर के लिए। दोनों एक ही है, तो अगर हम बताएं दोनों का सिंबल क्या होगा, तो ऐसे समझ, दोनों का सिंबल क्या होगा, तो सिंबल भी होगा इसके लिए भी, सिंबल भी होगा इसके लिए भी। बस यहाँ हम लोग ए बी दिखा देते हैं। ए बी का मतलब 2 पॉइंट डिफरेंस है ना, 2 पॉइंट। यहाँ पर भी 2 पॉइंट होगा। जैसे एक पॉइंट हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं, इन्फिनिटी ऐसा, और एक पॉइंट हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे ए हो गया, इन्फिनिटी टू ए, 2 पॉइंट। यहाँ भी 2 पॉइंट है और यहाँ भी 2 पॉइंट है, बट ये दोनों पॉइंट पास पास है और ये दोनों पॉइंट काफ़ी दूर है। दैट्स वाई डिफरेंस, और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो दूसरा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसको वी से दिखाते हैं। इसका भी क्या होगा, इसका भी होगा वोल्ट, याद रखना। इसको भी किससे दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं, ठीक है। मेजर किससे करते हो, इसका मेजरमेंट किससे करते हैं, इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं वोल्ट मीटर से। किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। इसका भी मेजरमेंट किससे करते हैं, इसका भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं वोल्ट मीटर से करते हैं, याद रख लेना। दोनों का मेजरमेंट हम लोग करते हैं वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, ये भी याद रखोगे। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्योंकि दोनों सेम है। दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, दोनों का मेजरमेंट आप सेम डिवाइस से, दोनों सेम है, कुछ नहीं है, दोनों सेम है। ये है फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू उसका फॉर्मूला है। मतलब W क्या है, तो V का मतलब हो गया पोटेंशियल, याद रखना। V का मतलब क्या हो गया, V का मतलब हो गया पोटेंशियल, W का मतलब हो गया वर्क, और Q का मतलब हो गया चार्ज। मतलब चार्ज पे जो वर्क हुआ डेट इज पोटेंशियल। चार्ज पे जो वर्क किया उसी को हम लोगों ने क्या कहा, उसी को हम लोगों ने कहा पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज पे जो वर्क किया उसी को हम लोगों ने कहा पोटेंशियल, ठीक है। आगे देखो, ये भी वही चीज़ है, पोटेंशियल पीडी। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क अपॉन क्या, चार्ज। अब डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पहले इसका डेफिनेशन बोलता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब इन्फिनिटी से, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी बताया मैंने, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे तुम लेके आओगे, जो तुमने वर्क डन किया वही वर्क डन पोटेंशियल के फॉर्म में उसमें स्टोर होता है। इसका क्या मतलब है, कोई चार्ज अगर कहीं पे है, वो चार्ज अपने से मूव नहीं करेगा, याद रखोगे। उस चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क करना होगा, या तुम कुछ वर्क करोगे। बिना वर्क किए या कराए चार्ज मूव नहीं करेगा। उस चार्ज में तुमने जितना वर्क किया, जैसे बताते मान लो मेरे बॉडी पे चार्ज है, मेरे बॉडी पे चार्ज कहाँ से आया और कैसे आया, अपने से नहीं आया होगा। ये चार्ज किसी फैक्टर के थ्रू आया होगा। इसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट ये चार्ज आया कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे। वही चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आया, मतलब डिस्टेंस बहुत कम हो, तो उस समय हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। अब इसका डेफिनेशन देखो, तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, ये एक चीज़ याद रखना। पोटेंशियल का कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर हम तुमसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई डेफिनेशन है, ये नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख दो नॉट डिफाइंड।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। डिफाइन हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखोगे। डिफाइन जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम बताएं तो पीडी इज डिफाइन, पीडी का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफाइन है पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअली ये डिफाइन है, ठीक है। ये डिफाइन नहीं है, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं हम। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर लिए, 2 पॉइंट ले लिए, एक इन्फिनिटी एक दूसरा पॉइंट ले लिए। तब डेफिनेशन क्या है, दोनों का डेफिनेशन एक ही जैसा है। डेफिनेशन बताते दोनों का डेफिनेशन एक ही जैसा है। देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर मूविंग फ्रॉम infinity to a point, infinity to a point is known as electric potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से लेके आए हो तुम किसी पॉइंट पे, तो जो वर्क होगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो वर्क हुआ कहाँ से कहाँ तक लाए, इन्फिनिटी से लेके आए हो किसी पॉइंट ए तक, तो जो वर्क हुआ इसी को आप बोल रहे हो पोटेंशियल। यही पोटेंशियल है, सीधी सी बात। ये पोटेंशियल का डेफिनेशन हो गया। हमने कहा पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, एक इन्फिनिटी ले लिया, एक दूसरा पॉइंट ले लिया। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, सेम डेफिनेशन, बट वहाँ पे क्या बोल देंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। चार्ज कभी भी अपने से मूव नहीं करेगी। चार्ज जब भी मूव करेगी, चार्ज के मूव कराने के लिए कोई एक फैक्टर रोल प्ले करता है, वही फैक्टर क्या होता है, उसमें पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें बताने का हमको और भी बताना है, बट अब इसको हम और ज़्यादा बता के टाइम को ये नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि 2 महीने के बाद बोर्ड से डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। यही अगर तुमसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, क्योंकि अब नहीं पूछा जाता, यही अगर तुमसे पूछ लिया जाए पीडी को डिफाइन करो, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करो, तो वही द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे वही लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर मूविंग from a point to another point in a field is known as potential difference। इसका भी फॉर्मूला वही होगा, V इक्वल टू क्या होगा, W/Q, सेम हो जाएगा। दोनों में अंतर ये है, यहाँ पे मान लो कोई फील्ड है, यहाँ पे कोई फील्ड है बहुत दूर, ये इन्फिनिटी पॉइंट है बहुत दूर, यहाँ से तुम कोई चार्ज को लेके आ रहे हो इस फील्ड में, लाने में यहाँ से यहाँ लाने में, तो देखो ये अपने से नहीं आएगा, कोई भी चीज़ अपने से मूव नहीं करती है। मूव करने के लिए उसमें फोर्स लगाना होगा, फोर्स लगेगा तो उसमें वर्क करना होगा, तो वर्क के फॉर्म में पीडी स्टोर हो जाता है। सेम इसमें क्या हो जाएगा, इसी फील्ड में है, मतलब एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में। आप ऐसे समझो, एक बच्चा दूसरे स्कूल में था, उसको दूसरे स्कूल में लेके आना है, एक बच्चा एक ही स्कूल के अलग क्लास में है, उसको अलग क्लास में लेके जाना है। ये विद इन सेम स्कूल और ये अलग अलग, आप ऐसे समझ लो। तो अगर कोई पूछेगा पोटेंशियल थोड़ा बड़ा होता, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, थोड़ा छोटा होता एक ही चीज़ है। इसके बारे में बहुत डिटेल में बाद में, मतलब ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ डिटेल में नहीं बता रहे, पहले बताया हुआ है और ज़रूरत नहीं है। अब कल हमने आपको ओम्स लॉ बताया था, अगर याद होगा, ओम का नियम बोलता है। ओम्स लॉ अगर हम बताएं, टर्म कंडीशन भी मैंने बताया था। ओम्स लॉ का पहला कंडीशन था ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ये मैंने बताया था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट, मतलब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, या पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, यही था। इसका कंडीशन क्या था, कंडीशन एक ही है, क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इसका कंडीशन है। अब ओम का नियम याद करो, यहाँ पे ये भी बताया था, V इक्वल टू, इसको हटाते तो इक्वल आता है, इसके बदले एक कांस्टेंट आता है IR, ये कांस्टेंट आता है IR। R मतलब क्या हो गया, तो R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, क्या हो गया, R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, याद रखोगे। इसका यूनिट आपको याद होगा, कल की क्लास में हम बताएं, इसका यूनिट होता ओम, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस होता क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो चाहती है उससे करंट पास ना करें।
रेजिस्टेंस का ही एक उल्टा था, कंडक्टेंस जो चाहते उससे करंट क्या करे, पास करे, याद होगा। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, 4 फैक्टर, लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर, इस पर डिपेंड कर रही थी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब देखो ओम के हिसाब से जो कंडक्टर है, याद रखना टाइप्स ऑफ कंडक्टर, इनके हिसाब से टाइप्स ऑफ जो कंडक्टर है, ओम के हिसाब से जो टाइप्स ऑफ कंडक्टर होगा ये 2 तरह का होगा। 2 तरह का मतलब क्या है, 2 तरह का मतलब ये है, एक तो होगा ओमिक कंडक्टर, एक होगा नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर मतलब जो ओम के नियम को फॉलो करे, ऐसा कोई कंडक्टर जो ओम के नियम को फॉलो करे। मतलब अगर ओम का नियम क्या कह रहा था, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ जाए, ऐसा कोई कंडक्टर जिसमें वोल्टेज बढ़ाए और करंट बढ़ जाए उसको ओमिक बोलते हैं, यानी कि डेट फॉलो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेट फॉलोज ओम्स लॉ। और ऐसा कोई कंडक्टर डेट डजंट फॉलो ओम्स लॉ, एक जो ओम के नियम को फॉलो करेगा, एक जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करेगा, याद रखोगे, ठीक है। अब जो ओम के नियम को फॉलो करेगा ना, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, याद रखना, ये V वर्सेस I, V वर्सेस I, और ये भी ग्राफ V वर्सेस I। जो ओम के नियम को फॉलो करेगा उसका V वर्सेस I का ग्राफ ऐसा बनेगा सीधा, और जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करेगा यानी कि नॉन ओमिक, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, कर्व बनेगा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। V वर्सेस I, V वर्सेस I, ओमिक वाले का ग्राफ ऐसा बनेगा, नॉन ओमिक वाले का ग्राफ ऐसा बनेगा, यही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बताते हैं एक चीज़, देखो ओम के नियम, ओम ने बताया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का। इसका मतलब V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है। यहाँ से अगर हम R निकाल लें तो ये हो जाएगा V बाई I। हमेशा याद रखना V बाई I से आपको क्या मिलेगा, R मिलेगा। मतलब कोई ग्राफ, याद रखना कोई ग्राफ अगर हम आपको बता रहे हैं कि मान लो ये V है और ये I है, आप ऐसे देखो ये V और I बाई V बाई I या V वर्सेस I, ये जो ग्राफ है ना ये है V वर्सेस I का ग्राफ है, याद रखना V वर्सेस I का ग्राफ। तो V वर्सेस I के ग्राफ से आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। हमेशा ये ग्राफ आपको क्या देगा, ये ग्राफ हमेशा शो करेगा रेजिस्टेंस को, क्या करेगा, शो करेगा रेजिस्टेंस को। अगर याद रखना हम आपको बता रहे हैं, अगर y एक्सिस में V और x एक्सिस में I है तो V वर्सेस I का ग्राफ आपको रेजिस्टेंस बताएगा, हमेशा क्या बताएगा, रेजिस्टेंस बताएगा। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, जैसे ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, इधर I कर दो इधर V कर दो, I वर्सेस V का ग्राफ क्या बताएगा। अगर V वर्सेस I का ग्राफ रेजिस्टेंस बता रहा है तो इसका उल्टा क्या बताएगा, कंडक्टेंस बताएगा। क्या बताएगा, सो कंडक्टेंस, क्या करेगा, कंडक्टेंस बताएगा। सीधी सी बात, आपको याद होगा कल हमने बताया था रेजिस्टेंस का उल्टा होता कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस चाहता है कि करंट पास ना करे तो कंडक्टेंस चाहेगा कि उससे करंट क्या करे, पास करे। कभी भी ये चीज़ याद रखोगे, V वर्सेस I का ग्राफ तुमको बताएगा रेजिस्टेंस, तो I वर्सेस V का ग्राफ क्या बताएगा, कंडक्टेंस बताएगा। अब बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला पेज चल रहा है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तुमको ऐसा एक ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडक्टर होगा, ये A है और ये B है, 2 कंडक्टर है, ये V है और ये I है। तुमसे बोला जाएगा A और B में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है या किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम, और अगर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। मतलब यहाँ पे तुमसे बोला गया रेजिस्टेंस बताओ सीधा सा, और एक ग्राफ तुमको ऐसा दे दिया जाएगा, मान लो ऐसा, ये B है और ये A है, ये I वर्सेस V के ग्राफ में तुमसे बोला गया किसका रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस ज़्यादा है। दोनों चीज़ हम लोग दोनों समझेंगे। अभी ऐसे देखो, कभी भी जो ग्राफ है ना, ग्राफ पे जो लाइन है ना, ये बताती है स्लोप को। आप ऐसे समझना, एक लाइन में बता दें, जिसका एंगल जितना ज़्यादा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा, समझ गए, जिसका एंगल जितना ज़्यादा। आप एक लाइन में समझो, ट्रिक, उतना टेंशन नहीं लेना। हमने कहा अगर एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, किसका, ग्राफ से जो भी निकलेगा, ग्राफ का जो भी निकलेगा, उस ग्राफ से जो भी निकलेगा, याद रख लेना, उसका वैल्यू बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहले ये बताओ हमको,
तुम यहाँ देखो, तुम ये देखो, बताओ बी का एंगल ये वाला है यहाँ से, और ए का एंगल यहाँ से ये वाला है, एंगल किसका ज़्यादा है? ए का एंगल ज़्यादा है, तो ए का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये तो कन्फर्म है ना। अब ये बताओ V वर्सेस I का ग्राफ क्या बता रहा है? रेजिस्टेंस, मतलब इसके लिए भी रेजिस्टेंस, इसके लिए भी रेजिस्टेंस, ये जो ग्राफ है ये रेजिस्टेंस ही तो बताएगा। ए का भी रेजिस्टेंस और क्या बी का भी। अब बताओ इन दोनों में एंगल किसका ज़्यादा है? ए का, तो ए का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा, और बी का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते थे, समझना थोड़ा सा, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, आर ऑफ ए मोर देन आर ऑफ बी। एक ये, कोई दिक्कत? अब बताओ अगर ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम। यानी कि सी ऑफ ए, सी मतलब कंडक्टेंस ऑफ ए, याद रखोगे सी ऑफ बी। सेम इसके बाद में देखो, बताओ ए का एंगल ज़्यादा है कि बी का एंगल ज़्यादा है? बी का ज़्यादा एंगल है। हमने एक बात कहा, आई वर्सेस बी का ग्राफ क्या बताता है? कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा, ए का कि बी का? बी का ज़्यादा होगा, एक लाइन में। सी ऑफ बी ज़्यादा है किससे? सी ऑफ ए से। अगर बी का कंडक्टेंस ज़्यादा है तो बी का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गया? एक लाइन में। खाली ये याद रखो, जिसका एंगल ज़्यादा उसका वैल्यू ज़्यादा। अब वो ग्राफ क्या दे रहा है, समझ गया? वो ग्राफ जैसे याद करो 9 में एक तुमने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, अब तुमको हम यहीं पे बता देते हैं। जैसे देखो एक लाइन में, ये मान लो P है, ये मान लो Q है, हम बोल रहे V वर्सेस T का ग्राफ। पहले ये देखो V वर्सेस T, V बाई टी फॉर्मूला क्या होता है? V बाई टी, V बाई टी से मिलता है एक्सेलरेशन। अब सीधी सी बात है, ये ग्राफ एक्सेलरेशन दे रहा है, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? जिसका एंगल ज़्यादा होगा। इसका कम होगा और इसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि Q का एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा। समझ गए? ये पकड़ो ग्राफ क्या दे रहा है। ग्राफ पकड़ने का तरीका क्या? फॉर्मूला देख लो, ये बाई ये का फॉर्मूला क्या होता है। समझ गए? कोई दिक्कत है? क्लियर है? और इसी के लिए बच्चा क्या होता है, इसमें परेशान हो जाता है। हमने एक लाइन में समझा दिया आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो दो तरह का हमारे पास में कंडक्टर है, वन इज द ओमिक, अनदर इज द नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर मीन्स दैट फॉलो द ओम्स लॉ, एंड नॉन ओमिक मतलब दैट डजंट फॉलो द ओम्स लॉ। ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हमेशा सीधा होगा, और नॉन ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ है ना, वो हमेशा क्या होगा? कर्व लाइन या कर्विलिनियर होगा। हमेशा याद रख लेना। एक टॉपिक क्लियर है अपना, इसमें कुछ नहीं है। एक बार बुक देख लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने आपको यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमने बता दिया है। अगर देखा जाए, देखो ये यहाँ पे है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं, हमने पूरा बता दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट भी हमने यहाँ पे बता दिया, हमने यूनिट ऑफ करंट भी बता दिया, उसको डिफाइन करने का तरीका भी हमने बता दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैंने बताया। बड़ा कॉन्सेप्ट है, हालांकि उतना नहीं करना क्योंकि पूछा भी नहीं जाता, ये डेफिनेशन दिया हुआ है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, कभी नहीं है, थोड़ा गलत है यहाँ, ठीक है। ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का हो जाता है, ये याद रख लोगे। हमने आपको बता दिया V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो ये होता है वोल्ट। अब एक और चीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली होता कैसा है, ये कॉन्सेप्ट हम आपको बाद में फुर्सत में बताएंगे, क्योंकि ये लगभग आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है। हालांकि कुछ खास नहीं है, जैसे हमने बता दिया रेजिस्टेंस इंटरनल प्रॉपर्टी जो करंट को रोकती है। आखिर उसके अंदर ऐसा है क्या जो करंट को रोकती है? तो हम एक लाइन में समझाते हैं, तुम एक लाइन में समझो। मेटल्स के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम इधर उधर मूव करती हैं, रैंडम मूव करती है, रैंडम जहाँ तहाँ मूव करती है, ठीक है। जैसे ही उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया जाता है या क्रिएट होता है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं, और मूव करते करते टकराने लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सारा क्लास अगर एक बार में छुट्टी कर दो, या मेला में देखना भीड़ के समय दरवाज़ा चौक हो जाता है और लोग एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो मतलब हड़बड़ी में निकलेगा लेकिन गेट पे आके चौक हो जाएगा, ऐसे ऐसे, नहीं समझे? लोग रुक जाते हैं, वहाँ पे आसानी से बढ़ नहीं पाता। इलेक्ट्रॉन्स का भी वही कहानी है, जब वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो टकराते हैं, टकराने से उनका वेलोसिटी कम हो जाता है। ये चीज़ समझना। जैसे वेलोसिटी कम हो जाएगा
फिर वो पीछे आएंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर टकराएंगे। ये जो कोलिजन है ना, यही कोलिजन क्या करता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कराता है। करंट की वजह से मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, तो करंट पास नहीं हो रही। यही जो कोलिजन है, इसी के बारे में तुमको यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको अलग से फिर बता देंगे, चिंता नहीं करो। ओम का लो मैंने बता दिया, V = I × R, ये भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया मैंने। रेजिस्टेंस को डिफाइन किया। V वर्सेस I का ग्राफ भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, इसमें कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तुमसे पूछा नहीं जाता, इसलिए परेशान नहीं होना है। देन ओमिक रेजिस्टर, नॉन ओमिक रेजिस्टर में ये डिफरेंस है, तुम देख लेना, कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। हालांकि बताया है इट ओबे ओम्स लॉ, ये ओम के नियम को फॉलो करता है, ये नहीं करता है। इसका ग्राफ क्या होता है, हमेशा द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल। V वर्सेस I का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ कर्व लाइन होता है। द स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ इज सेम एट ऑल वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए इसका स्लोप सेम होता है, बट यहाँ पे अलग अलग होता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये वो फैक्टर दिया हुआ जो हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस वाला टॉपिक अभी आपको और करना है, क्योंकि वहाँ से एक टॉपिक निकल के आता है, डेट इज द रेजिस्टिविटी। हम बताएंगे क्या होता है, वो भी आपको बताएंगे। देन यहाँ पे आपके पास में इस सबका पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी दिया हो, वो क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे, चिंता नहीं करो। एक टॉपिक निकल के आ रहा था। अब यहाँ देख लो, एक यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन एक है, तुमसे बोला गया है दो कंडक्टर है A B, I वर्सेस V दिया हुआ है, ठीक है। विच कंडक्टर इज ओमिक, दोनों में से कौन सा कंडक्टर ओमिक है, ये बताओ, कौन सा कंडक्टर ओमिक है दोनों में से? बी। क्यों ओमिक है? क्योंकि बी का स्ट्रेट लाइन है। हाँ ए दोनों है, दोनों ओमिक है। हमेशा जब भी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो ओमिक है, याद रखोगे, दोनों ओमिक है। विच कंडक्टर इज मोर रेजिस्टेंस, ये बता दोगे किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? बी का, क्योंकि I वर्सेस V का ग्राफ क्या देता है, कंडक्टेंस। अगर A का कंडक्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब B का, याद रखोगे, समझ गए? कोई दिक्कत है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया। अब इसके बाद हमारे पास में निकल के आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हम आपको बताएं उससे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा टॉपिक है उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में एक टॉपिक किया था, दैट इज द रेजिस्टेंस, याद होगा। रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कल की क्लास में बहुत अच्छे से किया है। सिंबल होता है R, R डिपेंड करता है लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखना। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, मतलब 4 फैक्टर मैंने बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था आपको लेंथ बताया था, फिर सेकंड नंबर मैंने बताया था थिकनेस बताया था, थर्ड नंबर मैंने बताया था टेम्परेचर बताया था, फोर्थ नंबर मैंने बताया था मटेरियल। इतनी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। ये दोनों का काम होता है, टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं, मानते हैं कि टेम्परेचर ना बढ़ता है ना घटता है, ऐसे समझ लो। और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, तो इन दोनों को लेके चलते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ओम ने एक ही कंडीशन डाला था, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, इसका मतलब इसको लिख सकते थे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/, ठीक है। जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो उसके बदले एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट निकलेगा डेट इज द रो, याद रखना। ये वाला जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रो। रो का मतलब ये है रेजिस्टिविटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, जैसे कि ये वाला यहाँ से निकला, एक बार देखो जल्दी से, देखो R = रो इंटू L/A, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, R × A/ क्या, L, ऐसे समझते हैं एक लाइन में। जैसे रेजिस्टेंस चाह रहा था ना कि करंट ना पास करें, समझे, रेजिस्टिविटी भी वही चाहता है कि करंट ना पास करे। दोनों में अंतर क्या है,
कोई दिक्कत? दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? इसका डेफिनेशन तो ये है, ये पता है क्या है, ये है यूनिट वॉल्यूम का जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ऐसे समझो, मान लो देखो ये रो है, ये आर है, ए मतलब एरिया। अगर एरिया को हम मान लेते 1 मीटर का स्क्वायर, थिकनेस, लेंथ को मान लेते 1 मीटर, तो देखो रो बराबर आर, यानी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो गई कब? जब उस वायर का लेंथ 1 मीटर पकड़ा और क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर पकड़ा। नहीं समझ में आया? तुम ऐसे समझो, एक लाइन में समझो। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर तब हो जाएगी, या ये दोनों बराबर तब हो जाएगी जो वायर है उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाए। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू क्या, एच होता है। एल इंटू बी एरिया होता है, एच मतलब लेंथ हो गया, यानी कि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हुआ, एरिया और लेंथ। अगर यूनिट वॉल्यूम तुम पकड़ लो तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बारे में नहीं समझना, गोली मारो, इसको हटाओ। एक लाइन में समझाते हैं तुमको, एक लाइन में डिफरेंस में बता देते हैं। देखो एक टर्म है रेजिस्टेंस का, इन दोनों में अंतर क्या है, और एक टर्म है रेजिस्टिविटी का। डेफिनेशन पे जाना ही नहीं है, खाली याद रखना इसका यूनिट होता है ओम मीटर। कैसे? रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर का स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है, मीटर मीटर कट के ओम मीटर होता है। ठीक है। रेजिस्टेंस चाहती करंट पास ना करे, रेजिस्टिविटी भी चाहती करंट पास। रेजिस्टेंस जो है ना वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत? क्लियर? इसको लेंथ और एरिया से मतलब ही नहीं है। मतलब अभी समझाते हैं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ये केवल दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और एक डिपेंड करती है मटेरियल पे, बस। रेजिस्टेंस ने भी चाहा कि करंट पास ना करे, रेजिस्टिविटी ने भी चाहा कि करंट पास ना करे। इन दोनों में अंतर इतना है कि ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, ये नहीं करेगा। एग्जाम्पल मान लो, ऐसे समझो, मान लो ये दो बच्चा हैं, हम बोले दोनों को बोले कॉपर का तार लेके आओ। इसने क्या किया? इतना बड़ा लेके आया। इसने क्या किया? इतना बड़ा लेके आया कॉपर का तार। अब ये बताओ, यहाँ रेजिस्टेंस अलग होगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग। दोनों में रेजिस्टिविटी सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। लोहा चाहे इतना पतला लो, चाहे मोटा लो, चाहे लंबा लो, चाहे छोटा लो, डेंसिटी वही रहेगी, मास अलग अलग हो जाएगा। मास बढ़ने से भी बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ने से भी मास बढ़ता है। समझ गए? अगर तुमको ये देखना है कि भारी कौन है तो उसका डेंसिटी देखो ना, मास से कोई मतलब नहीं है। डेंसिटी देखो कौन भारी है। कैसे? मास देखो, हम बता रहे हैं लोहा बहुत तरह का आता है, अच्छा डेंसिटी, कम डेंसिटी। अगर तुमको देखना है कौन सा लोहा ज़्यादा भारी है, उसका डेंसिटी देखो, मास मत देखो। ठीक है? आप ऐसे समझना। हमने कहा ये भी कॉपर लाया, ये भी कॉपर लाया, यहाँ रेजिस्टेंस अलग होगा पर दोनों की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं। इसीलिए जब भी कोई कैलकुलेशंस होता है तो तुम्हारी किताब में हमेशा तुमको पता है क्या दिया जाएगा? रेजिस्टिविटी का टेबल मिलता है। देखो हम तुमको दिखा देते हैं, क्यों? उसको लेंथ से मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो लेंथ बताना होगा ना भाई, के मीटर का है, कितना मीटर वायर का है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लेंथ से मतलब ही नहीं है। देखो सिल्वर का सबसे कम है, 10⁻⁸ है रेजिस्टिविटी, सबसे कम। उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, एल्युमिनियम, लेड, टंगस्टन। सबसे ज़्यादा जो है ना इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर, देखो नाइक्रोम है, इसमें कंडक्टर में नाइक्रोम हो गया, और सेमीकंडक्टर मतलब इसमें सेमीकंडक्टर में कार्बन हो गया, और इंसुलेटर में नियरली 10⁻16 पॉलीथीन ना के बराबर करंट पास करता है। 10⁻16 समझ रहे हो? ये पॉजिटिव पावर और ये नेगेटिव पावर है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लेंथ से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए कभी भी चार्ट में पता दिया, जैसे मान लो अगर इसकी जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस देते हैं, तब तुम पूछते ना सर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कितने मीटर का लेंथ का ये वैल्यू दिया हुआ है। समझ गए? इसीलिए स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है ना
इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया जाता है। दे दिया जाता है वैल्यू, वो चेंज होता नहीं, कांस्टेंट हो गया एक तरह से, क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, फिक्स है। 1 मीटर लो, 100 मीटर लो, 10 मीटर लो, 10 किलोमीटर लो, अनंत ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू पहले था वही वैल्यू अभी रहेगा। आई होप क्लियर? ठीक है, तो ये मोटा मोटा है। अब यहाँ पे 1-2 न्यूमेरिकल्स भी है, उसको हम लोग बताते हैं, मतलब उसको 1-2 न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम लोग जब एक्सरसाइज में चलेंगे तब हम बताएंगे आगे आपको। देखो जैसे मैंने बताया, इसी में 1-2 टॉपिक और, इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको समझ लो। तो हमने बताया रेजिस्टिविटी का टर्म, एग्जाम में पूछा क्या जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिंबल क्या होगा, रो होगा, याद रखना, ठीक है। यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा ओम मीटर, क्या होगा, ओम मीटर होगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ पे। किस पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ पे, एक तो टेम्परेचर पे करता है, एक किस पे करता है, मटेरियल पे। ये भी चाहती करंट को पास ना करें, तो फॉर्मूला क्या होगा, रो इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू ए अपॉन क्या, एल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस था, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत? ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल समटाइम्स सिग्मा मिलता है, समटाइम्स सिग्मा मिलता है, कोई दिक्कत? इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका उल्टा पर ओम पर मीटर, उल्टा। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, इसी चीज़ पे तो डिपेंड करेगा ना, किस पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। अरे टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा, समझ गया ना, जस्ट उल्टा है ना। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा, इसका उल्टा यानी कि रे आर इंटू ए, जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? रेजिस्टिविटी चाहती है करंट पास ना करे, कंडक्टिविटी चाहेगी करंट पास करे। कैलकुलेशन जब भी करोगे 2 वायर का, तो हमेशा रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी से करते, क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होता है, वेरी करता है, चेंज होता है। पतला तार लोगे तो कम पास करेगा, ज़्यादा पास करेगा, इस तरह से, बट ये सेम रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल है, सोचना और डायरेक्ट करेंगे इसको एक लाइन में। सबसे पहले बोला गया इफ लेंथ ऑफ वायर गेट डबल, what will या what would be चेंज इन रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस। अगर किसी वायर का लेंथ डबल कर दो, जैसे ये पहले इसका लेंथ इतना था और अब इसका लेंथ इतना कर दो, डबल कर दो इसका 2 है, रेजिस्टेंस कितना होगा एक लाइन में? लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये याद है, लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये देखो, लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। हमने कहा लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल। एक लाइन में समझ में आ गया? क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे ये वैसे ये, हमेशा याद रखोगे, ठीक है। यही एक सवाल और दे रहे इसी में, इफ थिकनेस, इसको फिर बताएंगे बोर्ड पे, थिकनेस ऑफ वायर गेट हाफ, what would change in रेजिस्टेंस। अगर थिकनेस को हाफ कर दें, पहले ये बताओ, थिकनेस मतलब एरिया, थिकनेस का मतलब हो गया एरिया। अच्छा, एरिया को अगर हम हाफ कर दें, रेजिस्टेंस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। इसको तुमने किया है हाफ, तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, जस्ट उल्टा ना। कोई दिक्कत है? क्लियर है? इन्हीं दोनों को मिला के एक साथ सवाल पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करोगे। एक बताते हैं, देखो, इफ लेंथ ऑफ वायर गेट डबल एंड
थिकनेस ऑफ वायर गेट हाफ, दोनों एक साथ ले लिए। देन what would मतलब देखो ऐसे, देखो इस सवाल को ऐसे समझो। पहले मान लो लेंथ ये था L और इसका एरिया आपने माना A है, कितना है A, ठीक है। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन ए, यही होगा। क्यों, लेंथ और एरिया दोनों की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये निकलता है, रो इंटू एल अपॉन ए। रो चेंज नहीं होगा, पहले केस का ये था, ये पहले वाले केस का था। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, ये फॉर्मूला ऐसे निकल के आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, ये दोनों को मिला के ऐसे निकाले थे। अब बोला गया है इसके लेंथ को डबल किए हैं, लेंथ इतना नहीं है, लेंथ हो गया इतना, और थिकनेस को हाफ किए, मतलब थिकनेस ए नहीं है, थिकनेस कितना हो गया A/2। इस समय जो फॉर्मूला निकलेगा रेजिस्टेंस का वो क्या होगा, रो इंटू एल, एल की जगह पे क्या होगा 2L, एरिया की जगह पे क्या होगा A/2, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू रो इंटू एल अपॉन क्या A, ये R2। सेकंड कंडीशन चल रहा था ना, बताओ ये वाला वैल्यू R1 के बराबर था ना, 4 इंटू R1, यानी कि सेकंड केस का जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले के कंपेयर में कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। तुम सोच के देखो ना, लेंथ बढ़ा, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, और थिकनेस कम हो गया, थिकनेस कम होने से भी तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है ना। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत है? आज इतना ही छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बाद में कॉम्बिनेशन है, देन न्यूमेरिकल्स है। ये कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर न्यूमेरिकल बन जाएगा। कोई दिक्कत?